सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट भी रहा हूं बहुत साल, है ना। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, करेक्टिव वॉइस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है विमेन एम्पावरमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस दी हैं औरतों से भेदभाव को रोकने के लिए। शुरू करेंगे। आज का आर्टिकल थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको पढ़ने में, आपके लिमिट्स तक पुश करेगा। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है कुछ नया सीखने का, ना कि किसी चीज़ से घबराने का। तो घबराना नहीं है, आपको अच्छे से सीखना है। सारी वोकैब और ग्रामर जो आप सीखने वाले हो, आप अप्लाई भी करेंगे इस क्विज़ के ऊपर। अच्छे लेवल का क्विज़ है ना। सब लोग ज़रूर से कोशिश करें। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन आपको मिलेगा लाइव। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। करेक्टिव वॉइस, ऐसी आवाज़ जो कुछ करेक्शन लाएगी, जो कुछ हल निकालेगी। अब ये आवाज़ किसकी आ रही है? ये आवाज़ आ रही है ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल पेट्रियार्की। कह रहे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की और जुडिशली जो पेट्रियार्की चल रही है, जो पुरुष प्रधान समाज चल रहा है उसकी। समझे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पुरुष प्रधान समाज जो है ठीक है चलता है, लेकिन हम एक करेक्टिव वॉइस बन के आएंगे, कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे नई गाइडलाइंस के जरिए। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो, भारी भारी वर्ड्स हैं आज। करेक्टिव मतलब जो करेक्शन लाए। इसके लिए हम रेमेडियल या क्यूरेटिव वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं तीनों, करेक्टिव, रेमेडियल और क्यूरेटिव। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, क्योर का मतलब होता है इलाज, और इनसे मिलता जुलता एक वर्ड है पेनिशिया। इसका मतलब है एक ऐसी दवा जो सब चीज़ों का इलाज कर दे, सब बीमारियों का इलाज कर दे। हिंदी में बोलते हैं रामबाण, है ना, पेनिशिया। अब ये पेट्रियार्की नाम का वर्ड है, बड़ा अजीब सा, पर इसको तोड़ेंगे तो इससे आप कई नए सारे वर्ड सीखेंगे ना, बहुत सारे। देखो, पेट्री मतलब फादर, आर्की मतलब रूल। जब परिवार में, समाज में फादर का रूल हो, मतलब इन आदमियों का रूल हो, है ना, मेल्स का, उसको कहते हैं पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज। अब ये आर्की वर्ड आपने पकड़ लिया ना, रूल, इससे सारे वर्ड बनेंगे ये वाले। जैसे पेट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान समाज, मेट्रियार्की मतलब स्त्री प्रधान समाज, जहाँ पे लेडीज़ को प्रायोरिटी मिलती है, जहाँ पे लेडीज़ लीड करती हैं फैमिली को। समझ गए ना। मोनार्की मतलब जहाँ पे सिर्फ मोनो एक आर्की हो, एक ही इंसान का रूल हो, एक ही राजशाही हो। ऐसे समझ गए ना, एक राजा है, उसके बच्चे ही आगे से आगे जो है बनते जा रहे हैं किंग, मोनार्की। एनार्की होता है जहाँ पे कोई आर्की ना हो, अराजकता हो, एकदम पेंडेमोनियम हो, सब तरफ जो है आग लगी हो। समझ गए ना, एनार्की, अराजकता। फिर बनता है एक वर्ड स्क्वायर आर्की। ये बहुत अच्छा वर्ड है। स्क्वायर मतलब फार्म, आर्की मतलब रूल। रूल जब होता है फार्म लीडर्स का, जब रूल होता है किसानों का, उसको बोलते हैं स्क्वायर आर्की। हिंदी बोलते हैं सामंतवाद, है ना। किसानी करने वाले जमींदार लोग जब अपना राज चलाते हैं समाज के अंदर, स्क्वायर आर्की होती है। वैसे ओलिगार्की, ओलिगो मतलब अ फ्यू, आर्की मतलब रूल। कुछ एक थोड़े से मुट्ठी भर लोग मिलकर के जब राज करते हैं समाज में, तो वो कहलाती है ओलिगार्की। लास्ट में दो अच्छे वर्ड बने हैं, एंडार्की और ओटार्की। एंड मतलब सेंटर। जब एंडार्की होती है तो सेंटर गवर्नमेंट ही होती है, उसी का ही रूल होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती। और ओटार्की मतलब खुद का रूल। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो आपकी ओटार्की होती है। जैसे इंडिया हैज़ इट्स ओन ओटार्की, इंडिया का खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। समझ गए ना। तो ओटार्की को हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जोड़ रखा है। सारे वर्ड्स बेशकीमती हैं, स्क्रीनशॉट लें, एक ही रूट से आप सारे वर्ड्स को सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। और अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने अभी एक रूट वर्ड से इतने सारे वर्ड्स को सीखा लॉजिक के साथ, यही काम मैं आपको करवाता हूँ खबरी नाम की ऐप पे, है ना। खबरी एक प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको, ऑडियो ऐप है। इस ऑडियो ऐप के ऊपर YET योर इंग्लिश ट्यूटर अपना चैनल है, जहाँ पे रोज़ 5 मिनट का कुछ कंटेंट आता है ऑडियो फॉर्म में। फ़ायदा उठाएं इस कंटेंट का। ऐप को आज ही डाउनलोड करें अपने फ़ोन में। साथ ही साथ आज अपना स्पेशल सेशन होने वाला है शाम में 9:30 बजे, जहाँ पे आधे घंटे के लिए मैं ऑनलाइन आऊँगा। आप मुझसे फ़ोन कॉल पे भी बात कर सकते हैं, है ना। अपने कुछ क्वेरीज हों मुझसे सीधे शेयर कर सकते हैं। ज़रूर से फ़ायदा उठाएं कंटेंट का भी और लाइव सेशन का भी। लिंक मिलेगा खबरी ऐप का वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में, सबसे ऊपर वाले कॉमेंट में। चलिए, कह रहे द SC did well to lay down guidelines for the judiciary in dealing with cases of sexual crime। कह रहे तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, SC, इसने बहुत बढ़िया काम किया। डिड वेल, अच्छा क्या काम किया? ले डाउन करने का, इस्टेब्लिश करने का गाइडलाइंस को, दिशा निर्देशों को, रूल्स को,
और किसके लिए, जुडिशरी के लिए, न्यायपालिका के लिए। और किस काम में, डील विद करने में, निपटने में उन केसेस के साथ जो हैं सेक्सुअल क्राइम के, जो हैं इस तरह के गलत क्राइम्स के। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, इसने कुछ गाइडलाइंस ही बना दी हैं। अब इन गाइडलाइंस को ही फॉलो करना होगा किसी भी कोर्ट को भारत की, जब वो किसी सेक्सुअल क्राइम के केस को सुन रही हो। तो इससे कुछ उल्टे सुल्टे बयान नहीं आएंगे और बिल्कुल सही से फैसला भी आएगा। समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, डिड आपकी वर्ब है, मेन वर्ब बन के आई है। ले डाउन, देखो ले डाउन का मतलब होता है प्रिस्क्राइब करना, इस्टेब्लिश करना किसी रूल को, गाइडलाइन को, दिशा निर्देशों को, है ना। वैसे एक और वर्ब होती है ले आउट। अब ये दोनों वर्ब थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है ना, ले डाउन और ले आउट। ले आउट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्लान करना, दूसरा मीनिंग होता है एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करना, है ना। प्लान करने को भी ले आउट और खर्चा करने को भी ले आउट। तो दोनों फ्रेजल वर्ब्स को दिमाग के एक कोने में एक साथ रखें, एक जैसी सुनने दिखने में लगती हैं। डील विद करने को बोलते हैं, देखो दो मीनिंग है इसके भी। डील विद का सबसे कॉमन वाला मीनिंग है किसी से निपटना, टैकल करना, ग्रैपल विद करना। आई कैन नो मोर डील विद यू, मैं अब तुमसे नहीं निपट सकता, है ना, जाओ यहाँ से, आई कैन नो मोर डील विद यू। ये तो है इसका सिंपल वाला मीनिंग। अब इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है रिलेटेड होना। द आर्टिकल डील्स विद द डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। ये आर्टिकल डील विद करता है उन खतरों से जो न्यूक्लियर पावर के हैं। अब उन खतरों से निपटता नहीं है, ये उनसे रिलेटेड है। ये आर्टिकल जो है इसी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो डील विद का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ से संबंध रखना। एक ही वर्ड्स इंग्लिश में एक से ज़्यादा मीनिंग रखता है, आपको एक बार उन मीनिंग्स को जानना पड़ेगा, दो बार समझना पड़ेगा, ताकि वो आपकी वोकैबुलरी में दिमाग की स्टोर हो सके। अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी यही है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी गाइडलाइंस बनाई हैं। अब इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है हर छोटी बड़ी कोर्ट को, जब भी वो किसी महिला के खिलाफ सेक्सुअल क्राइम का मामला सुन रही हो। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि आपने सही गाइडलाइंस बनाई है, सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसी ही गाइडलाइंस हैं, है ना। इन गाइडलाइंस के जरिए अब भारत के पुरुष प्रधान समाज के अंदर महिलाओं को सही जस्टिस मिल पाएगा। ये हमारे आर्टिकल का अब ऑप्टिमिज्म है। आज की टोन है अपलोडिंग, सुप्रीम कोर्ट की भर भर के प्रशंसा कर रहा है। अपलोडिंग या प्रेजिंग आज की टोन है। शुरू करेंगे आर्टिकल को। कुछ लोगों की क्वेरी है, देखो क्वेरी ये थी कि सर ये जो ग्रामर की प्लेलिस्ट है ये सारी की सारी वीडियोस नहीं दिखा रही, है ना। इसमें आप 35 वीडियो बोल रहे हो, दिख नहीं रही। हो सकता है ना दिख रही हो, यूट्यूब का कभी कभी बग आ जाता है। आपको एक काम करना है, इस प्लेलिस्ट के राइट पे क्लिक करके इसको ऐड टू लाइब्रेरी कर लेना है। जैसे ही लाइब्रेरी में ऐड करोगे आपको सारी वीडियो चलने लगेंगी एक एक करके, है ना। यही काम आपको यहाँ भी करना है प्रीमियम कंटेंट वाली के साथ। यहाँ भी 60-60, 70-70 वीडियो दोनों वाली प्लेलिस्ट में रखी हैं। कभी कभी यूट्यूब नहीं दिखाता, कोई बात नहीं, पर आप ऐड टू लाइब्रेरी करके इनको यूज़ करें। प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस उन्हीं को दिखती हैं जो मेंबर्स आए हैं ना, तो सब लोगों को नहीं दिखेगी। अगर आप मेंबर नहीं हैं, बनना चाहते हैं, छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे करके इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्स में मार्क्स को बूस्ट करने वाली हैं। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करना है और इस वीडियो को प्ले करना है, यहाँ समझाया गया आपको। चलिए, कह रहे while recognizing society's deep-rooted patriarchy and initiating a course correction in the way the judiciary itself views gender rights, the Supreme Court went back to Henrik Ibsen, a playwright known for his feisty women characters who break free of traditions of familial confines and notions of social propriety। है ना टेढ़ा मेढ़ा, ध्यान से समझो। रिकॉग्नाइज करते हुए, पहचानते हुए, वाइल रिकॉग्नाइजिंग, और किसको, समाज के गहरे घर किए हुए, डीप रूटेड, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों, ऐसी पेट्रियार्की को, ऐसी पुरुष प्रधानता को, और इनिशिएट करते हुए कोर्स करेक्शन को, रास्ते में सुधार को, इस तरीके में जिस तरीके में जुडिशरी खुद इटसेल्फ देखा करती है जेंडर राइट्स को। करें इन दोनों कामों को करते हुए, समाज की गहरी पुरुष प्रधानता को पहचानते हुए और जुडिशरी को सही रास्ते पे लाते हुए। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिटर्न हो गई, वेंट बैक हो गई। कहाँ पहुँच गई, हेनरिक इब्सन नाम के आदमी तक। ये कौन है, ये एक प्ले राइट है, ये एक ऑथर है, एक लेखक है जो ड्रामा लिखा करता था बहुत साल पहले, और जो जाना जाता था उसके फेस्टी वुमेन कैरेक्टर्स के लिए। ऐसे वुमेन कैरेक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा बड़े ख्यालों के हैं, ब्रेव हैं, टफ हैं, है ना। ऐसे वुमेन कैरेक्टर्स इसके ड्रामा में हुआ करते थे। और ये कौन कैरेक्टर्स थे, जो ब्रेक फ्री होते थे, जो कि इस्केप करते थे परंपरागत रूढ़ियों से, ट्रेडिशंस थे, जो कि फैमिलियर कन्फाइंस के थे। फैमिलियर मतलब रिलेटेड टू फैमिली, डोमेस्टिक। कन्फाइंस का मतलब है बाउंड्री या आपकी हदें। कह रहे ये ऐसी वुमेन कैरेक्टर थी इसके ड्रामा में जो बड़ी जल्दी ही
समाज की या फैमिली की हदों को पार कर जाती थी, ब्रेक फ्री हो जाती थी और उन नोशंस को, उन ख्यालों को, उन विचारों को भी तोड़ देती थी जो सामाजिक प्रोप्राइटी के हैं, समाज में क्या शिष्टता है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इस चीज़ के हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है पहचानते हुए समाज में गहरी घर की हुई पुरुष प्रधानता को और एक कोर्स करेक्शन को लाते हुए उस रास्ते में जिस रास्ते में जुडिशरी खुद देखती है जेंडर राइट्स को। सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गई इस आदमी के पास जो एक प्ले राइट था और जाना जाता था अपने इस टाइप की वुमेन कैरेक्टर्स के लिए, बहुत ही हिम्मत वाली। वो वुमेन कैरेक्टर्स जो कि बड़ी जल्दी तोड़ देती थी उन ट्रेडिशंस को जो होते थे फैमिलियल कन्फाइंस के, है ना, डोमेस्टिक हदें होती थी उनकी, तोड़ देती थी और उन विचारों को भी तोड़ देती थी जो समाज में अच्छे या बुरे का होता था, सोशल प्रोप्राइटी का होता था। तो ये हेनरिक जो है ना, ये ऐसी कहानियाँ लिखता था जिसमें औरतें जो हैं बड़ी जल्दी सारी हदों को तोड़ करके अपने आप को आज़ाद कर लेती थी। समझ गए सेंटेंस को? अजीब सा लिखा हुआ पर कोई बात नहीं, समझते जाओ, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जुडिशरी की वर्ब है व्यूज़, एससी की वर्ब है वेंट बैक, हु की वर्ब है ब्रेक फ्री ऑफ। अब इसमें बहुत सारी ग्रामर आई है, वोकैब आई है, ध्यान से देखते जाओ। डीप रूटेड, जिसकी रूट बड़ी डीप हो, जो अंदर घर किया हो, है ना, इसको डीप सीटेड बोल दे, एंट्रेंस्ड बोल दें, इनहेरेंट बोल दें, इनग्रेन्ड बोल दें, इंट्रिंसिक बोल दें। आप सारे ही वर्ड्स देखोगे आगे अभी एक एक करके आएंगे। समझ के डीप रूटेड के सिनोनिम है गहरे घर किए हुए के। पेट्रियार्की आप ऊपर समझ चुके हैं, पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, एनार्की, है ना। वेंट बैक का मतलब होता है रिटर्न बैक, यही होता है ना। देखो गो बैक जो होता है ना, गो बैक, जैसे इससे वेंट बैक बना है, इसके लिए हमारे पास सिनोनिम है रिटर्न। पर रिटर्न के बाद में बैक ना लगाएं क्योंकि रिटर्न खुद ही बैक जाने की बात करता है। तो यहाँ पे बैक जो है ना उसको कहते हैं रिडंडेंट वर्ड्स। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिडंडेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको हटाना होता है किसी भी फ्रेज में से। जैसे रिटर्न के बाद में बैक दिखे तो बैक रिडंडेंट है, इसको कभी भी यूज़ ना करें, है ना। वैसे ही सारे के सारे वर्ड्स देख लो। फ्री गिफ्ट, अरे गिफ्ट है तो फ्री होगा ना, तो फ्री क्यों लगाना है इसके आगे। फ्यूचर प्लान्स है तो फ्यूचर के ही होंगे ना। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्राइसिस हमेशा सडन होता है। मेमोरीज हमेशा पास्ट की होती हैं। फंडामेंटल्स बिल्कुल बेसिक की होते हैं। ट्रेजेडी हमेशा ट्रेडिबल ही होती है। और जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो हमेशा सच ही होते हैं। अगर वो सच नहीं है तो वो तथ्य ही नहीं है। तो ये सारे जो शुरू वाले वर्ड्स देख रहे हो, फ्री, फ्यूचर, पास्ट, सडन, बेसिक, टेरिबल, ट्रू, ये रिडंडेंट वर्ड्स हैं। इनको आप किसी भी जगह देखें, इन वर्ड्स को रिमूव करें, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे। और आगे बढ़ो। प्ले राइट मतलब ऑथर जो है उसको राइट करे एक प्ले को। फेस्टी का मतलब है बहुत ही लाइवली, ब्रेव, टफ, स्पिरिटेड वुमन, ऐसी औरतें जो किसी से डरती नहीं है। ब्रेक फ्री ऑफ होने का मतलब है आज़ाद करना। एस्केप फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन से आज़ादी पाना जो आपको अच्छी नहीं लग रही। फैमिलियर मतलब रिलेटेड टू फैमिली, डोमेस्टिक। कन्फाइन मतलब हदें, बाउंड्री, लिमिट्स, है ना, स्कोप। नोशन का मतलब होता है विचार, कॉन्सेप्ट, आइडिया या बिलीफ, नोशन। और प्रोप्राइटी का मतलब है कौन सी चीज़ कितनी प्रॉपर है। अप्रोप्रिएटनेस को, लेजिटिमेसी को, सही या गलत होने को बोलते हैं प्रोप्राइटी। आओ आगे। कह सेटिंग असाइड एन एब्सर्ड राखी फॉर बेल ऑर्डर ऑफ एमपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टू अ सेक्सुअल ऑफेंडर, द कोर्ट इश्यूड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑन March 18 टू बी फॉलोड बाय द जुडिशरी वाइल डीलिंग विद सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। कह रहे साइड में रखते हुए, सेट असाइड करते हुए। अब इसका मतलब क्या है? क्वैश करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना, साइड में रख देना, बोले काम की नहीं है। कह रहा है ऐसा ना काम का बताते हुए या डिसमिस करते हुए एक बेवकूफ़ी भरे राखी फॉर बेल ऑर्डर को, ऐसा कोई ऑर्डर निकाला होगा एमपी की हाई कोर्ट ने, है ना, कि राखी बंधवा ले, तेरे को बेल दे देंगे। कह रहे इसको साइड में करते हुए। और ये जो ऑर्डर दिया गया था एक सेक्सुअल ऑफेंडर को, किसी लड़की को छेड़ने वाले को या रेप करने वाले को, है ना, सेक्सुअल ऑफेंडर को। कह रहे ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू कर दिया एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को March 18 को, और जो कि फॉलो की जाएंगी जुडिशरी के द्वारा जब वो डील विद कर रही हो सेक्सुअल क्राइम्स को वुमेन के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब आंखें बंद कर लेना और इस गाइडलाइन को फॉलो करना जब भी किसी रेप या छेड़छाड़ के विक्टिम से तुम सुनवाई कर रहे हो, ताकि ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कोर्ट में ना करो। समझ गए? यहाँ पे सेट असाइड जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू किया था इस सेट ऑफ गाइडलाइंस को, तभी वो सेट असाइड करी थी इस बेल ऑर्डर को। दो काम एक साथ होते हैं तो पहले काम को मेन वर्ब और दूसरे काम को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये पीपी ऐसे है। एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ही सिली हो, इरेशनल हो, ल्यूडिकुलस हो, बेवकूफ़ी भरा हो, है ना, एकदम इडियोमेटिक हो। चलिए आगे बढ़े। ये सब पीपीएस से वीपीएस से ना मैं करवा चुका हूँ आपको ग्रामर सीरीज में। ऐसा मत सोचना सर ये कुछ नया बता दिया।
अच्छे से बताया, खोल के बताया क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉलो द ग्रामर सीरीज टुडे। कह रहे द 2-member bench of justices A.M. Khanwilkar and S. Ravindra Bhatt used a quote from Ibsen to say that a woman cannot be herself in an exclusively masculine society with laws framed by men, and laid it down as a guiding force for all future judicial proclamations. अब देखो इस बेंच ने वास्तव में किया क्या, इन्होंने बोला क्या। कह रहे जो 2-member बेंच है ना, 2 लोगों की जो ये पीठ थी, और किसकी, इन दोनों साहब की, इन दोनों जस्टिस की। इस बेंच ने यूज़ किया एक कोर्ट को। कोर्ट का मतलब होता है रेफरेंस, कहीं किसी टेक्स्ट में से एक कोई बात को निकाल लें तो वो कोर्ट हो जाती है। तो इन्होंने एक बात को यूज़ किया, एक रेफरेंस को यूज़ किया, और कहाँ से, हेनरी गिब्सन की किताब में से। और क्या कहने के लिए यूज़ किया, वो ये कहने के लिए कि वुमेन कैन नॉट बी हर सेल्फ, औरतें नेचुरली बिहेव नहीं कर सकती। बी योर सेल्फ, बी हर सेल्फ का मतलब है अपने हिसाब से, अपने अंदाज में रहना। तो औरतें अपने अंदाज में नहीं बिहेव कर सकती या नहीं रह सकती एक पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली पुरुष प्रधान समाज में, मैस्कुलिन सोसाइटी में, जिसमें कानून फ्रेम किए गए हों इंसानों, आदमियों के द्वारा, मैन के द्वारा। और इसी कोर्ट ने, इसी बेंच ने ले डाउन किया, इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया एक गाइडिंग फोर्स के तौर पे सभी के सभी फ्यूचर में आने वाली जुडिशियल प्रोक्लेमेशंस के लिए, न्यायिक फैसलों के लिए। समझे ना। तो इस कोर्ट ने इस इब्सन की किताब में से बोला कि ऐसे एक समाज में जहां आदमी ही राज करता है, पुरुष राज करता है, वहां पे जहां पे सारे के सारे कानून भी आदमी के बनाए हुए हैं, औरतें अपने हिसाब से नहीं रह सकती। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही आगे किसी भी जो है ना मामले की सुनवाई करनी है, ऐसा कोर्ट ने बोला। समझ गए। बेंच की 2 वर्ब्स हैं, पहली है यूज्ड, दूसरी है ले डाउन। ले डाउन मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना। वुमन की वर्ब है कैन नॉट बी। व्हेन यू बिकम योर सेल्फ, जैसे यहाँ देखो, शालिनी स्ट्रगल्स टू बी हर सेल्फ बिकॉज ऑफ हर सोशल इन्वायरमेंट। शालिनी बहुत स्ट्रगल करती है नेचुरली बिहेव करने में, क्योंकि उसका सोशल इन्वायरमेंट ही ऐसा है ना। व्हेन यू बी योर सेल्फ, आप बिल्कुल नेचुरली बिहेव करने के जो है ना काबिल हो जाते हैं। और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं। कोट मैंने आपको बता दिया। फ्रेम का मतलब है बनाना किसी चीज़ को। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कंप्लीटली मैस्कुलिन सोसाइटी है। मैस्कुलिन मतलब पुरुष प्रधान है ना, एक्सक्लूसिव मतलब पूरी तरह से। कह रहा है द जुडिशियल, ये प्रोक्लेमेशन वर्ड देख लेना, इसका मतलब होता है न्यायिक फैसला है ना। डिसीजन, रूलिंग, डिक्री, प्रोमलगेशन, सबको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। कह रहा है द जुडिशरीज करेक्टिव वॉइस इज अ वेलकम स्टेप इन द आफ्टरमाथ ऑफ CJI S.A. Bobde's reported remarks during a virtual hearing when he asked an alleged rapist lawyer to find out whether his client would marry the victim. अब देखो ये रिमार्क कब आया है। कह रहा है ये जो करेक्टिव वॉइस है ना, ये जो सही आवाज़ है करेक्शन करने वाली जुडिशरी की, ये एक वेलकम स्टेप है, अपने आप में एक स्वागत के लायक कदम है। और कब, आफ्टरमाथ में, बाद में। आफ्टरमाथ का मतलब है किसी चीज़ के बाद में। और किस चीज़ के बाद में, बोबडे साहब के उस रिपोर्टेड रिमार्क के बाद में, जो कि एक वर्चुअल हियरिंग के दौरान आया, जो कि एक व्हाट्सएप या वेबकैम के थ्रू होने वाली हियरिंग के दौरान आया। जब इन्होंने पूछ लिया कथित तौर पे जो रेपिस्ट था, जिसको रेपिस्ट ठहराया जाना अभी, जिसका रेपिस्ट होना या ना होना अभी साबित होना बाकी है ना, ऐसे रेपिस्ट के लॉयर को पूछ लिया कि आप पता करो, फाइंड आउट करो, हाँ कि ना, आपका जो ये क्लाइंट है जिस पर रेप का आरोप लगा है वो शादी करेगा नहीं करेगा विक्टिम से, शिकार से। तो करें करेक्टिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तब आई है जब बोबडे साहब ने ऐसी गलती कर दी। उन्होंने जब लॉयर से पूछ लिया कि क्लाइंट से शादी करेगा नहीं करेगा ये रेपिस्ट, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक जगह पे ठीक वक्त पे ये वाला काम हुआ है आज की डेट में। अब देखने वाली चीज़, करेक्टिव वॉइस की वर्ब है इज, ही की वर्ब है आस्क्ड, हिज क्लाइंट की वर्ब है वुड मैरी। अगर तुम सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ने में पेन नहीं ले रहे हो, अगर पकड़ने में अपना अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो सेंटेंस तुम्हें बिलोंग नहीं करता। सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए, किसने क्या किया वो आपको पता लगेगा सब्जेक्ट और वर्ब से। इन द आफ्टरमाथ ऑफ का मतलब है इन द वेक ऑफ, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद में कोई काम होना, है ना। इन द आफ्टरमाथ ऑफ, इन द वेक ऑफ एक ही बात है। फाइंड आउट करना होता है मतलब पता लगाना, इसको फिगर आउट भी बोलते हैं। दोनों ही फ्रेजल वर्ब पता लगाने की सिनोनिम है। कह रहा है ही लेटर सेड ही हैड बीन मिसक्वाटेड, बाद में उन्होंने कहा कि वो मिसकोट किए गए हैं, उनकी बात को गलत तरीके से बताया गया है, ऐसा इन्होंने बोबडे साहब ने बोला, जो कि कुछ हद तक सही बात भी है ना। मिसकोट का मतलब होता है किसी की बात को गलत कोट करना, डिस्टोर्ट करना। मैंने बोला कुछ और था, लेकिन उस बात को आपने पकड़ लिया और उस कॉन्टेक्स्ट को आपने बिल्कुल समझा ही नहीं, है ना। अब देखने वाली चीज़ें सेंटेंस में कुछ है नहीं, आगे बढ़ेंगे। कर द खानविलकर भट्ट बेंच
asked all courts to refrain from imposing marriage or mandate any compromise between a sex offender and his victim. अब इस बेंच ने क्या बोला, जो दो लोगों की बेंच है, कह रहा है इन्होंने सभी कोर्ट्स को कहा, आस्क किया कि आप दूर रहें, परहेज करें, रिफ्रेन फ्रॉम करें, और किससे, लगाने से मैरिज को या फिर मैंडेट करने से किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ को एक सेक्स ऑफेंडर और एक विक्टिम के बीच। तो कभी भी विक्टिम और सेक्स ऑफेंडर के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करवाएं। अगर उसने रेप किया है तो सज़ा मिलेगी, चाहे वो राखी बंधवा ले, चाहे वो शादी कर ले। रेप की सज़ा तो जो 15 साल 14 साल या 10 साल जो है वो मिलनी ही चाहिए, ऐसा इस बेंच ने बोला। समझ गए। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, रिफ्रेन फ्रॉम करना मतलब परहेज करना, एब्सटेन फ्रॉम करना मतलब परहेज करना। दोनों के बाद में फ्रॉम फिक्स है, लेकिन इन दोनों की ड्यूरेशन में फ़र्क होता है। जब आपको डायबिटीज़ हो गई, भगवान ना करे हो, किसी को हो गई, उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया आप ज़िंदगी भर मीठा मत खाना, तब तो करना है एब्सटेन फ्रॉम। लेकिन अगर आपकी गर्दन में दर्द है, डॉक्टर ने बोला है भाई आज तकिया मत लगाना 5-7 दिन, तब आपको बोला रिफ्रेन फ्रॉम। समझ गए ना। एब्सटेन फ्रॉम होता है लॉन्ग टर्म के लिए, रिफ्रेन फ्रॉम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एज ए क्यूरेटिव उपाय। मैंडेट करना मतलब ज़रूरी बनाना। कोर्ट ने सभी कोर्ट्स को बोला पहला रिफ्रेन फ्रॉम करें, टू रिफ्रेन, और दूसरा टू मैंडेट, मैंडेट करना मतलब ज़रूरी बनाए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पावरफुल मेन सीम टू बी reiterating misogyny besides carelessly linking sexual crimes to women being alone at night or wearing clothes of their choice। कह रहा पावरफुल मैन जो हैं, मजबूत आदमी जो हैं, पैसे वाले और रुतबे वाले, वो दिखाई देते हैं कि वो रीआइट्रेट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं मिसोजनी को। मिसोजनी का मतलब क्या है, औरतों के लिए हेट, है ना। अरे ये तो औरत है, कुछ भी बोल दो इसको, ये होती है मिसोजनी। कह रहे इस तरह के मैन जो हैं बड़ी जल्दी शक्ति कपूर या अमरीश पुरी बन जाते हैं, औरतों के लिए बार बार मिसोजनी को रिपीट करते हैं। और साथ साथ ये कौन सा काम करते हैं, बिसाइड्स केयरलेसली लिंक कर देते हैं सेक्सुअल क्राइम को औरतों से ही, और उनके रात को अकेले होने से, और या फिर उनके अपनी चॉइस के कपड़े से पहनने से। ये पावरफुल मैन क्या बोलते हैं, अच्छा इस लड़की के साथ छेड़खानी इसलिए हुई है क्योंकि इसने ऐसी वाली जीन्स पहनी हुई थी, या इस औरत के साथ रेप इसलिए हुआ है क्योंकि ये रात में अकेली घूम रही थी। तो इस तरह के पावरफुल मैन इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। समझ गए। मैन की वर्ब है सीम, मिसोजनी मतलब औरतों के लिए हेट, मिस मतलब हेट, जिनी मतलब औरतें। अब ये सारे वर्ड्स ऐसे ही रूट वर्ड से बनते हैं जो खबरी में मैं आपको करवा चुका हूँ। मिसएंट्री मतलब आदमियों के लिए हेट, मिसोगमी मतलब शादी के लिए हेट, है ना, आपको शादी जो अच्छी नहीं लगती। मिसोपीडिया मतलब बच्चों के लिए हेट। तो ये सारे वर्ड्स इस तरह से आप बनाएंगे। रिआइट्रेट करना मतलब दोहराना किसी चीज़ को बार बार। आगे बढ़ते हैं। ये बीइंग और वेयरिंग दोनों ही एडजेक्टिव हैं। वो वाली औरतें जो रात को अकेली घूम रही हैं या कुछ ऐसा पहना हुआ है जो उनकी पहनने की इच्छा है। लीनिंग ऑन द बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया, द बेंच लिस्टेड अ होस्ट ऑफ अवॉइडेबल स्टीरियोटाइप्स। इतना पढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस है। लीन ऑन करते हुए, लीन ऑन करना मतलब सपोर्ट लेना, किसी का सहारा लेना। टेक लगाते हुए, सहारा लेते हुए इन गाइडलाइंस का, जो बैंकॉक की थाईलैंड की किसी जज ने बनाई है। ये जो बेंच है ना, इन्होंने लिस्ट कर दिया एक बहुत सारी अवॉइडेबल स्टीरियोटाइप्स को। होस्ट मतलब बहुत सारे, अवॉइडेबल मतलब जिनको अवॉइड किया जा सकता है। स्टीरियोटाइप्स का मतलब है स्टैंडर्ड आइडियाज़। औरतें तो कमज़ोर होती हैं, आदमी तो घर का जो है मालिक होता है, ये स्टीरियोटाइप्स है ना, घिसी पीटी बातें हैं, स्टैंडर्ड बातें हैं जो सब लोग किया करते हैं। तो कह रहे इसका लीन ऑन करते हुए इस कोर्ट ने इन सभी स्टीरियोटाइप्स की लिस्ट बनाई। अब वो लिस्ट बता रहा है सारी की सारी क्या। वीमेन आर फिजिकली वीक, औरतें शारीरिक तौर पे कमज़ोर होती हैं। मैन आर द हेड ऑफ हाउस होल्ड, आदमी ही घर का मुखिया हो सकता है। एंड मस्ट मेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू फैमिली, और आदमी को ही सारे डिसीजन लेने चाहिए परिवार से संबंधित। वीमेन शुड बी सबमिसिव, औरतों को सबमिसिव होना चाहिए, जैसे कोई जानवर होता है ना, सबमिट कर देना चाहिए, गाली खा लेनी चाहिए, मार खा लेनी चाहिए, है ना, बोलना नहीं चाहिए सामने से। और क्या होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए उनको। ओबीडियंट तो आप जानते हैं ना, आज्ञाकारी, जो बोला जाए वो किया जाए। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो किसी भी पिछड़े हुए समाज में औरतों को लेकर के होते हैं। इस बेंच ने इन सबको लिस्ट बना करके बताया। समझ गए। सेंटेंस तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो। होस्ट का मतलब होता है मेजबान, और होस्ट का दूसरा मीनिंग होता है अ लार्ज ग्रुप। इंग्लिश में याद रखें, एक ही वर्ड्स एक से ज़्यादा मीनिंग रख सकता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके 15-15 मीनिंग्स हैं, है ना। आपको इनसे गो थ्रू होना है, रटना नहीं है। पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं, जैसे मेरे हुए हैं। होस्ट का मतलब मेजबान भी, होस्ट का मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप भी। स्टीरियोटाइप्स मैंने आपको बता दिया, अवॉइडेबल जिसको अवॉइड किया जा सके। बाकी इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़े। सबमिसिव मतलब जो यील्डिंग हो, अकोमोडेटिंग हो, एडजस्टिंग हो, है ना, जो आपकी बात जैसे बोलो वैसे मान ले। वुमेन आर बैटलिंग
society's ingrained prejudices and the judgment acknowledges this bitter reality, saying gender violence is most often shrouded in a culture of silence. अब इसने सही बात बताई है, हमारे समाज में होता क्या है। कह रहा है औरतें बैटल कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं सोसाइटी के अंदर बसे हुए प्रेजुडिसेस से। प्रेजुडिसेस का मतलब होता है भेदभाव वाली नीतियाँ, है ना, बायस, डिस्क्रिमिनेशन। और इनग्रेन्ड होता है डीप रूटेड, डीप सीटेड, इंट्रेंस्ड, बताया ना मैंने ऊपर वर्ड आपको, अंदर घर किया हुआ। कह रहे समाज में औरतें जो हैं लड़ रही हैं अंदर घर किए हुए भेदभावों से, है ना, बच्चे, बेटे और बेटी के बीच में जो भेदभाव होते हैं घरों के अंदर भी। और ये जो जजमेंट है ये इस एक्नॉलेज भी करती है इस बिटर रियलिटी को, इस कड़वे सच को, ऐसा कहते हुए एक्नॉलेज करती है कि जो जेंडर वायलेंस है, औरतों पे जो अत्याचार है, वो अक्सर श्राउडेड होता है, वो अक्सर ढका होता है एक कल्चर में, एक वह जो है ट्रेडिशन में जो है साइलेंस का, चुप्पी का। जेंडर वायलेंस सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि औरतें चुप रहती हैं और उनको चुप रहना सिखाया जाता है घरों में। ऐसा इस बेंच ने एक्नॉलेज किया एक बेटर रियलिटी भारत समाज की। समझ गए? जब ये जज एक्नॉलेज कर रहा था जजमेंट, तभी ये ऐसा से भी कर रहा था। सेइंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। श्राउडेड मतलब ढका हुआ, कवर्ड या डिस्गाइज्ड, है ना। प्रेजुडिस मैंने आपको बता दिया, इनग्रेन्ड मैंने आपको समझा दिया, है ना, डीप रूटेड या एंट्रेंस्ड। मुश्किल लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आसानी से पढ़ा जा सकता है अगर आप सही अप्रोच को फॉलो करें। फिर कह रहा है पॉइंटिंग टू द एंट्रेंस्ड अनइक्वल पावर इक्वेशंस बिटवीन मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, फाइनेंशियल डिपेंडेंस एंड पॉवर्टी। It said data may not reflect the actual incidence of violence against women। अब इसने डेटा पे भी कमेंट किया कोर्ट ने, जो भारत सरकार का डेटा है ना औरतों का। कह रहा पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, इस अंदर बसे हुए डीप रूटेड, इनग्रेन्ड, एंट्रेंस्ड, है ना, ये सारे वर्ड बार बार आ रहे हैं। कह रहा पॉइंट करते हुए इस अंदर बसे हुए घर किए हुए अनइक्वल पावर इक्वेशन को, बराबरी के ना होने वाले पावर के समीकरण को, और किसके बीच में? आदमी और औरतों के बीच में, जिसमें शामिल है कल्चरल और सोशल नॉर्म्स, हमारे समाज की सामाजिक और परंपरागत रीतियाँ, और जिसमें शामिल है फाइनेंशियल डिपेंडेंस, औरतें हमेशा फाइनेंशियली डिपेंड होती हैं आदमियों पे, और जिसमें शामिल है पॉवर्टी, गरीबी, है ना, औरतें ज़्यादा गरीब होती हैं मर्दों के मुकाबले अगर वो अकेले रहें। कह रहे इन सब चीज़ों को नोट करते हुए डेटा जो भारत सरकार का है, इस कोर्ट ने बोला कि डेटा जो है ना हो सकता है सही से रिफ्लेक्ट ना करे सही इंसिडेंट्स को, सही उन घटनाओं को जो हैं वॉयलेंस की औरतों के खिलाफ। कोर्ट बोल रही है ठीक है डेटा तो ठीक है, इस डेटा के हिसाब से औरतें कमज़ोर हैं भी, लेकिन ये डेटा भी सही रिफ्लेक्ट नहीं करता जो इन पे वॉयलेंस होती है ना घरों के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे, उसको तो हमें किसी और तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा। समझ गए? इंसिडेंस होती है घटना, डिपेंडेंस मतलब आपकी रिलायंस, किसी के ऊपर निर्भरता। पॉइंटिंग यहाँ पे अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इस बेंच ने ऐसा बोला उसी वक्त ये पॉइंट भी कर रहा था, ऐसा इस चीज़ की तरफ इशारा भी कर रहा था। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट इज क्लैम्पिंग डाउन अगेंस्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। कह रहा है पहली दफ़ा नहीं है, इट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट शिकंजा कस रही है, क्लैंप डाउन कर रही है, क्रैक डाउन कर रही है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के साथ, जेंडर से जुड़ी हुई घिसी पिटी बातों के साथ। स्टीरियोटाइप आप समझ गए ना, ये सब जो घिसी पिटी बातें हैं, औरतों को घरों में रहना चाहिए, इस तरह की। कह रहे तो पहली दफ़ा नहीं है कोर्ट जो है इन चीज़ों पे शिकंजा कस रही हो। क्लैंप डाउन, शिकंजा कसना, क्रैक डाउन इसका सिनोनिम है ना। चलो कह रहे जस्टिस, अब ये बता रहा है पहले कोर्ट क्या कर चुकी है। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ हैड आर्ग्यूड against treating women in army any differently from their men counterparts, for they worked as equal citizens in a commission mission, and in Anuj Garg the court had called out the notion of romantic patriotism as an attempt to put women in a cage। अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कह रहे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने पहले भी जो हमारे जस्टिस रहे हैं उन्होंने आर्ग्यू किया था, ऐसा उनका कहना था, और किसके खिलाफ? इस ट्रीटमेंट के खिलाफ जो औरतों को मिलती है आर्मी के अंदर। और कह रहे कैसी ट्रीटमेंट? जो बिल्कुल भी अलग हो उनके मैन काउंटर पार्ट से, उनके मैन समकक्ष से। मान लो एक औरत ब्रिगेडियर है और एक मैन भी ब्रिगेडियर है, तो औरत को, उस लेडी को बिल्कुल भी अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए उस आदमी से जो ब्रिगेडियर है ना, दोनों को बराबर ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो चंद्रचूड़ साहब का यही कहना था कि दोनों को, उन्होंने आर्ग्यू यही किया था कि कोई भी अलग ट्रीटमेंट औरतों को ना मिले आदमियों से। कह रहे क्योंकि वो वर्क करती हैं इक्वल सिटीजन के तौर पे, बराबरी के नागरिक के तौर पे एक कमीशन मिशन में। कमीशन मिशन होती है आर्मी की टुकड़ी, समझ लो, है ना। तो आर्मी की टुकड़ी में बिल्कुल बराबरी के नागरिक हैं वो भी, ऐसा इन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने आर्ग्यू किया था। और कह रहे अनुज गर्ग के केस में कोर्ट ने कॉल आउट किया, कोर्ट ने चैलेंज किया इस नोशन को, इस विचार को जो है रोमांटिक पैटर्निज्म का।
और कैसे इन्होंने कॉल आउट किया, एक अटेम्प्ट के तौर पे कॉल आउट किया, जो है रखने का औरतों को एक केज में, एक पिंजरे के अंदर। अब मैं समझाता हूँ वर्ड्स क्या हैं। देखो रोमांटिक पैटर्निज्म क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, प्रोटेक्टिव और रोमांटिक पैटर्निज्म। देखिए प्रोटेक्टिव पैटर्निज्म का मतलब है पिता का प्यार और उसके साथ में आने वाली पाबंदियाँ। हमारे भारत समाज में तो है ही, ये पिता प्यार भी करता है और साथ में पाबंदियाँ भी लगाता है कि आपको ये पहनना है, इतने बजे घर आना है। वेस्टर्न कल्चर इस चीज़ को नहीं मानता। वहाँ की औरतें ये बोलती हैं आप होंगे मेरे पिता, लेकिन मैं अब 19 साल की हो चुकी हूँ, अब आप मुझे नहीं बताएंगे कि शाम को घर आना है या नहीं आना। वैसे एक रोमांटिक पैटर्निज्म भी होता है। ये क्या होता है, ये प्यार होता है एक लवर का, एक हस्बैंड का या एक बॉयफ्रेंड का। वो आपसे ये कह रहा है कि मैं आपसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन ये मेरी कुछ पाबंदियाँ भी है। अब देखो फेमिनिस्ट लोगों का ये कहना है कि बेटी जब बाप पे नहीं लगाती कोई पाबंदी, जब वाइफ अपने हस्बैंड पे नहीं लगाती कोई पाबंदी, तो आप भी कैसे लगा सकते हो? आप भी अपनी वाइफ को कैसे बोल सकते हो कि आपको किससे बात करनी है, कैसे रहना है? तो ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं जो हमारे समाज से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, वेस्टर्न सोसाइटी से आए हुए इश्यूज़ हैं, समझ गए? तो इन्होंने इसी रोमांटिक पैटर्निज्म को कॉल आउट किया। कोर्ट ने बताया कि आप अपनी औरतों को नहीं बता सकते हो, अपनी वाइफ्स को, उनको कैसे रहना है, कैसे किससे बात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि ये उनको पिंजरे में डालने के समान है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स आए हैं, काउंटर पार्ट का मतलब समकक्ष। फॉर एक प्रेपोजिशन भी, एक कंजंक्शन भी है। जब ये प्रेपोजिशन होती है इसका मतलब होता है के लिए, और जब ये कंजंक्शन होती है इसका मतलब होता है बिकॉज, है ना। अब ये कंजंक्शन का काम कर रही है, इसके बाद में एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है। यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज। कॉल आउट करना मतलब किसी चीज़ को चैलेंज करना, क्रिटिसाइज करना। नोशन मैंने आपको बता दिया, विचार आगे बढ़े। कह रहा टू ब्रेक फ्री द साइलेंस ऑन बायस अगेंस्ट वुमेन, एवरीवन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली इंस्टीट्यूशंस एंड दोज इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस। कह रहा ब्रेक करने के लिए, साइलेंस को तोड़ने के लिए, इस चिप्पी को जो है भेदभाव पे औरतों के खिलाफ, कह रहा है हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, खास करके उन संस्थाओं और उन लोगों को जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं। सिंपल सेंटेंस है। दोज के बाद में इन इंपॉर्टेंट पोजीशन लगने की वजह से ही दोज लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे स्पेशली देम भी लिखा हुआ होना चाहिए था, है ना। दोज क्यों लगा? क्योंकि एक एडजेक्टिव फ्रेज इसके बाद में रखा हुआ है। कह द कोर्ट्स रीआइट्रेशन ऑन वेयर इट नीड्स टू स्टैंड ऑन वुमेन्स राइट्स इज अ मूव इन राइट डायरेक्शन बिकॉज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी इज फार फ्रॉम ओवर। ये बिल्कुल ठीक बात है। कोर्ट का जो रीआइट्रेशन है, कोर्ट का जो दोहराना है, और किस चीज़ पे, कि कहाँ पे इसको ज़रूरत है स्टैंड करने की, अपना जो स्टैंड लेने की औरतों के राइट्स पे। कह रहे जो बार बार दोहराने का काम जो है ना कोर्ट का, ये एक मूव है सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि जो फाइट है, जो जंग है जेंडर इक्वालिटी की, अभी भी वो फार फ्रॉम ओवर है, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई है। जब तक औरतों को बराबरी का दर्जा ना मिल जाए, तब तक इस तरह के काम कोर्ट्स को करने चाहिए, औरतों के साथ में खड़ा होना ही चाहिए। समझ गए सेंटेंस को? चलिए, आज का आर्टिकल थोड़ा सा मुश्किल था, मुझे पूरा भरोसा है आपके दिमाग का दही हो चुका होगा, लेकिन ये आपके लिए लर्निंग लेसन्स है ना, घबराना नहीं है इनसे। सब ने पढ़ा है, सब ने सीखा है, अब आपकी बारी है ना, आप भी सीख सकते हो। ये आज का आपका क्विज़। एक काम करते हैं, दही आपके दिमाग का हो चुका है, अब एक ब्रेक लो और फिर से आओ और इस क्विज़ को अटैम्प्ट दो, है ना। इस क्विज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, और बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा ही क्विज़ है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। कमेंट्स में ऑफिस में जाऊंगा 4 साढ़े 4 बजे शाम के अंदर, मैं इसको अपडेट करूंगा, इसके आंसर्स को। सब लोग ज़रूर से ट्राई करना और अपना स्कोर बताना मुझे, है ना, कितने आपने सही किए। चलो मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।